हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द स्टडी टाइम। अब तक हमने जो पढ़ा वो है वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ रहे थे। और उसमें हमने पढ़ा सबसे पहले वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग एक आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। हमने पढ़ा एक वर्ग के बारे में कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। फिर हमने पढ़ा वर्ग की भुजा के बारे में और वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में। तो हमने वर्ग की भुजा एक ली। इससे क्या बना? एक गुना एक, एक किस एक का स्क्वायर। दो गुना दो लिया, फिर दो का स्क्वायर, फिर तीन लिया तो तीन का स्क्वायर। चार लिया, चार का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब जितनी बार, स्क्वायर का मतलब होता है जितनी बार ये दो लिखा हुआ है इसका मतलब ये दो बार गुना है। अगर मैं लिख दूं एक की पावर तीन तो इसका मतलब ये तीन बार गुना हो जाएगा। ठीक है। फिर हमने पढ़ा इसके बारे में संख्याओं को उसी संख्या से गुणा करने पर वर्ग का क्षेत्रफल आता है। यानी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर, जैसे हमने किया ए गुणा ए, चार गुणा चार, तीन गुणा तीन। फिर हमने लिखा वर्ग संख्या कौन सी होती है। देखो इनकी वर्ग संख्या कौन सी हुई? एक। इसकी वर्ग संख्या कौन सी हुई? दो। इसकी वर्ग संख्या कौन सी हुई? तीन। इसकी वर्ग संख्या कौन सी हुई? चार। ये कुछ चीजें हमने इसमें पढ़ी हैं। फिर हमने पढ़ा वर्ग संख्या के बारे में। वर्ग संख्या की हमने परिभाषा लिखी। यदि कोई प्राकृत संख्या m को n स्क्वायर से व्यक्त किया जा सकता है, जहां n भी एक प्राकृत संख्या है, तब m एक वर्ग संख्या है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? जो कि स्क्वायर होती है, जैसे एक, चार, नौ, 16, 25, आगे करें तो 36, 39, ऐसे संख्याएं आ जाएंगी जो क्या कहलाएंगी? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती हैं। फिर हम वर्ग संख्याओं के गुणधर्म की बात कर रहे थे। गुणधर्म में हमने सबसे पहले ये वर्ग संख्याएं लिखी। एक का लिखा, वे सब मेरे साथ एक साथ दोहराएंगे। एक का कितना होता है? एक। दो का स्क्वायर कितना होता है? चार। तीन का वर्ग कितना हो गया? नौ। ये तीन का कितना हो गया? नौ। चार का कितना हो गया? 16। पाँच का 25। छः का 36। सात का 49। आठ का 64। नौ का 81। 10 का 100। 11 का 121। 12 का 144। 13 का 169। 14 का 196। 15 का 225। 16 का 256। 17 का 289। 18 का 324। 19 का 361 और 20 का 400। आपको भी इसी प्रकार से इन्हें याद कर लेना है। निकालना आसान है लेकिन आपको याद होगी तो आपका टाइम बचेगा। जैसे 21 का कितना होता है? 441। 22 का कितना होता है? 484। 23 का कितना होता है? 529। 24 का कितना होता है? 576। 25 का कितना होता है? 625। 26 का कितना होता है? 676। 27 का कितना होता है? 729। 28 का कितना होता है? 784। 49, ये 29 का कितना होता है? 841। और 30 का कितना होता है? 900। फिर 45 का हमने निकाला, 40 का निकाला, 45 का निकाला और 50 का निकाला। फिर हमने इकाई के अंक की बात की। हमने देखा कि इसके इकाई के अंक क्या है? एक है, चार है, पाँच है, छः है, नौ है और जीरो। लेकिन सात, तीन, आठ और दो नहीं होते। क्या नहीं होते? वर्ग इकाई संख्या नहीं होती। तो हम कहते हैं किसी भी वर्ग संख्या में इकाई का अंक दो, तीन, सात, आठ नहीं होंगे। हमने ये चीजें पढ़ ली। फिर हमने बात की शून्य। शून्य अकेला नहीं आता, हमेशा जोड़े में आता है। यानी शून्यों की संख्या हमेशा क्या होती है? सम होती है। हमेशा पेयर में आते हैं, जोड़े में आते हैं। एक साथ दो जीरो आएंगे। यानी जिसके एक जीरो उसकी कितनी जीरो आएंगी? दो जीरो। और अगर किसी की दो जीरो है तो उसकी कितनी आएंगी? चार जीरो। कितनी जीरो आएंगी? चार जीरो। आगे देखें। अब तक हमने ये चीजें पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे और कुछ अन्य चीजें। जैसे कुछ और रोचक प्रतिरूप पढ़ लें। अगला पॉइंट है अपना कुछ कुछ और कुछ और रोचक कुछ और रोचक प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब कि हम जैसे उनके बीच की संख्याएं, बीच में संख्याएं पता करें, उनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, किन किन संख्याओं को जोड़ सकते हैं कि अपना पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज का नियम। एक त्रिभुज का नियम आता है त्रिकोणीय संख्याओं का जोड़। क्या आता है? त्रिकोणीय संख्याओं का जोड़। त्रिकोणीय त्रिकोणीय संख्याओं का
त्रिकोणीय संख्याओं का जोड़। त्रिकोणीय संख्याओं के जोड़ लिखो, इसे क्या लिखो, त्रिकोणीय इसे लिखो त्रिकोणीय संख्याओं के जोड़, क्योंकि हिंदी भी तो सही होनी चाहिए अपनी। इसे लिखो त्रिकोणीय संख्याओं के जोड़, ऐसे लिखो। देखो त्रिकोणीय संख्या, त्रिकोण क्या होता है, देखो मैं लूँ सबसे पहले एक, तो ये एक त्रिभुज बनाए तो ये एक बिंदु लेंगे, एक बिंदु से तो एक ही बनेगा। अब दो लें तो एक और ये दो, क्या त्रिभुज दिखाई दे रहा है? नहीं। अगर मैं इसके ऊपर एक और रख दूं तो फिर आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ऐसा दिख गया ना त्रिभुज, कुछ इस प्रकार का त्रिभुज दिख रहा होगा। इन्हें मिला देंगे तो तीन बिंदुओं से मिल गया। अब अगला लें, कितने बिंदु हो गए ये नीचे, दो के बाद में तीन बिंदुओं का लें, एक दो और ये तीन, तो इधर कितने आ जाएंगी, इसके ऊपर दो, एक एक कम करते हुए बढ़ाएंगे ऊपर, इसके ऊपर एक, ऐसे ही हम लेंगे कितनी संख्याओं की, चार बिंदुओं का ले लें, एक दो तीन और ये चार, चार का लेंगे तो कितने बनेंगे, देखो एक दो तीन, एक दो और फिर एक, ऐसे अगर पाँच का ले तो एक दो तीन चार और ये पाँच, एक दो तीन चार, एक और कम करेंगे, एक दो तीन, फिर कितने, दो, एक दो फिर एक, इस प्रकार से लेंगे। देखो इसमें तो कितनी बिंदु होगी, एक बिंदु है, इसमें एक दो तीन, तीन हो गई, है तो त्रिभुज की तरह ही। इसमें देखो थोड़ा बड़ा किया तो ये कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, कितने हो गए, छः। इसमें कितने हो गए, देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, कितने हो गए, 10। इसमें कितने हो जाएंगे, 15। गिने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, हो गए ना 15। अब देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो क्या बनेगा, तीन और एक चार, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर इन दोनों को जोड़ दे तो छः और तीन कितने हो जाएंगे, 9। अगर इन दोनों को जोड़े तो कितने हो जाएंगे, देखो 10 और 6 कितने हो गए, 10 और 6 16, फिर भी बन रही है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 25, जो भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसके लिए देखो हमने क्या किया, दो क्रमागत को जोड़ा है ना, दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ने पर क्या आ रहा है, अपने पास एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है या नहीं, हो रही है ना। तो इसके लिए लिखेंगे क्या हम, इसके लिए लिखेंगे, यदि हम, यहाँ लिख दूं, यदि यदि हम दो क्रमागत क्रमागत त्रिकोणीय क्रमागत त्रिकोणीय त्रिकोणीय त्रिभुजीय संख्याओं, त्रिभुज के जैसे ही है ना, तो इसे लिखेंगे त्रिकोणीय त्रिभुजीय संख्या, त्रिभुजीय त्रिकोणीय त्रिभुजीय संख्याओं संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तब हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है, या कह दें जोड़ते हैं, तब हम ऊपर लिख दूं तो हम क्या लिखेंगे, तब हमें या तब हम एक वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं, तब हम एक वर्ग संख्या
प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। देखो तभी तो कि हम जोड़े, तभी देखो यदि हम दो क्रमागत त्रिकोणीय त्रिभुजीय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, देखो जोड़ा हमने 4, 9, 6, 16, 25, तब क्या हमें प्राप्त होता है, तब हम एक वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं कि ना देखो ये किसका है, 5 का है, ये किसका है, 4 का है, ये किसका है, 3 का है, और ये किसने का है, 2 का है। टॉपिक लिखेंगे। दूसरा है दो वर्ग संख्याओं, दो वर्ग संख्याओं के बीच, दो वर्ग संख्याओं के बीच संख्याएं। अगला टॉपिक क्या है अपना, दो वर्ग संख्याओं के बीच संख्याएं या बीच की संख्याएं, या लिख लें दो वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या या दो वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या, लिख लो इसे की संख्याएं। ठीक है, जैसे मैं कहूं एक, सबसे पहले हमने लिया किसका, एक, एक का स्क्वायर ले, तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक। दो का स्क्वायर ले, दो का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो देखो इसमें एक ही आया, इसमें कितने हो गए, देखो एक के बाद में क्या आता है, दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में कितना आ जाएगा, 4 आएगा अपना। फिर तीन का स्क्वायर ले, तीन का स्क्वायर कितना होता है, 9। देखो इन दोनों के बीच की बात करेंगे तो तीन के 4 आ गया, 4 के बाद क्या आएगा, 5, 6, 7 और 8, 9 आ गया। फिर 4 का ले, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 16 के देखो 8, 9, फिर कितना आ गया, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये आ गया। अब ले 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो देखो इधर 15 के बाद में 16, 15 के बाद में कितना आ गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25। अब देखो कितनी संख्या है, एक के स्क्वायर में एक है, दो, एक स्क्वायर और दो के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं आ गई, दो। दो के स्क्वायर और तीन के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या आ गई, एक, दो, तीन और 4, 4 आ गई ना। अब देखो चार, तीन के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या होगी, एक, दो, तीन, 4, 5 और 6, कितनी संख्याएं हो गई, 6 संख्या। 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या हो गई, एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर से गिन लो, एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितनी संख्याएं हो गई। कोई संख्या हमने फिर से लिख दी क्या, देखो ये 16 लिख लिया ना, फिर से 16 हमने क्या कर लिया, फिर से लिख लिया, जबकि हमें पता है 16 तो यहाँ लिख लिया हमने, 16 नहीं आएगा इसमें, 16 तो हो गया ना, क्योंकि 16 एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखो कितनी संख्याएं हो गई, एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 8 संख्याएं हो गई ना। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, कितनी संख्याएं होंगी, किस प्रकार से लिखोगे आप, इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे उनकी संख्याएं, किसकी, इनके बीच की जो संख्या होंगी उनकी बात है, उनकी संख्या दोनों, दोनों वर्गों के अंतर, वर्गों के अंतर, वर्गों के अंतर से एक कम, एक कम होती है, एक कम होती है। अब इसका पता कैसे करेंगे कि इनके वर्गों के बीच से कम होती है, एक कम होती है। देखो
इन्हीं भी दो संख्याओं का लें, अगर 3 और 4 का ले तो इन दोनों के बीच की संख्याएं पता करें हम। 3 का वर्ग कितना है 9 और 4 का वर्ग कितना है 16, यानी 4 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच की संख्या हमें पता करनी है। तो हमें पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का कितना होता है 9। 16 में से 9 गए तो कितने आएंगे 7, 7 आएंगे ना। और हमने पढ़ा है कि उनके दोनों के वर्गों के अंतर से एक कम। देखो वर्गों का अंतर निकाल लिया, अब इसमें से क्या कर दें एक कम। हमने ये तो पढ़ा, तो 7 में से एक कम किया तो कितना आएगा, कितना आएगा 6। गिन लो 6 संख्या आएगा 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब जो हमने निकाला वो सही है, जो हमने निकाला वो क्या है सही है। या फिर लिख सकते हैं इसमें आगे वाले पेज में लिखेंगे छोटी संख्या के 2 गुणे के बराबर। जो भी छोटी संख्या होगी हम लिखेंगे छोटी संख्या के 2 गुणे 2 गुणे के बराबर, छोटी संख्या के 2 गुणे के बराबर होती है। ये भी लिख सकते हैं कैसे, देखो हमने अभी निकाला किस किस के बीच में 4 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में, इन्हीं के दोनों के बीच में निकाला। तो सबसे छोटी इनमें देखें दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है 3, और हमने लिखा 2 गुणे, तो 3 गुणा 6 कितने हो गए, ये 2 गुणा 3 कितने हो गए, छोटी संख्या 3 है लिखा 3, 3 गुणा 2 कितने हो गए 6। और हमने अभी देखा कि उन दोनों के बीच की संख्याएं कितनी आ रही थी 6, 1 2 3 4 5 और 6, यानी दोनों तरीकों से हमारा सही है, सही है ना। तो उस तरीकों को कैसे लिखेंगे, दो प्राकृत संख्या अभी जो हमने लिखा पीछे उसको लिखेंगे। हम कोई प्राकृत संख्याओं को मान ले, हम यहाँ लिख लेते हैं हम कोई प्राकृत संख्या, कोई प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, संख्याएं प्राकृत संख्याएं n व n+1, क्योंकि उससे अगली होगी। देखो एक 3 है तो एक कितनी है 4 है, n व n+1 लेते हैं तो इनके बीच की संख्याएं कितनी होंगी, तब इनकी बीच की संख्या, तब इनके बीच की संख्या, इनके बीच की संख्या कितनी आएगी तब देखो, तब लिखेंगे पहली बड़े वाली संख्या n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, ये लिखेंगे। n+1 का स्क्वायर कितना होता है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर। देखो n स्क्वायर प्लस का और एक माइनस का है तो कट जाएंगे, तो कितना बच जाएगा 2n+1। और अभी हमने लिखा था कि एक कम होता है तो जो बीच की संख्याएं हो जाएंगी, तो हमने लिखा तो अब उनके बीच की संख्या कितनी होगी, तो बीच की संख्या, बीच की संख्या कितनी आ जाएगी इनसे एक कम, तो 2n+1 माइनस 1, तो एक से एक कट जाएगा तो कितना बचेगा 2n, जो हमने पहले ही लिख लिया। अब देखें किन किन के बीच की संख्या, देखें अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल लें, हम एग्जाम्पल लें 9 9 के स्क्वायर व 10 के स्क्वायर के बीच की संख्या ले कि भाई कितनी आएंगी इनके बीच की संख्या, तो सबसे बड़ी कितनी है, या तो इस तरीके से ले 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 और 9 का स्क्वायर 81, कितने आ जाएंगे देखो बताओ, देखे कितने आएंगे 9, ये 9 में से गया तो 19, और हमने पढ़ा फिर उसमें से भी क्या करना है हमें एक का, तो 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा 18। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा पढ़ा कि छोटी वाली संख्या के 2 गुने के बराबर, तो मैं लिख दूं 2 गुणा 9, 2 गुणा 9 कितने आएंगे 9 दूनी 18, देखो दोनों के बीच में दोनों से कितने आए 18। एक और लें, सॉरी एक संख्या और लें,
जैसे मैं कहूँ 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और लें एग्जाम्पल कि 11 के स्क्वायर व 12 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? के बीच संख्याएं तो इनके बीच में कितनी हो जाएंगी? देखो 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, तो ये 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 और 11 का कितना होगा? 121। कितने आ जाएंगे? देखो 2 में से 1 गया तो 3, 2 में से 2 गए तो 2 और 1 में से 1 गया तो 23। तो कितना बच गया? देखो 23 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 22। कितना आ गया? 22। दूसरे तरीके से करेंगे तो कितना आएगा? देखो 2 गुना छोटी संख्या कितनी हो गई? 11, तो 11 दूनी कितने हो गए? 22। दोनों से बराबर है। समझ में आई क्या? अगला नियम लिखेंगे नंबर 3। अन्य तीसरी रोचक बात क्या है इसकी? विषम संख्याओं के जोड़। विषम संख्याओं का जोड़। संख्याओं का जोड़। विषम संख्या कौन सी होती हैं? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। जैसे मैं कहूँ विषम संख्या अपनी 1 होती है, तो 1 का हमें पता है किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर। 1 के बाद कितने आ गए? देखो क्रमागत करेंगे। 1, 1 के पास कितने होते हैं? 2 होते हैं क्या? नहीं। फिर कितने होते हैं? 3। 2 और 1 3, 3 और 1 कितने हो गए? 4। हमें पता है 4 किसका स्क्वायर है? 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है ना। फिर लें 1, फिर इसके बाद 3, 3 के बाद कितना आएगा? 5। 1 3 5 कितने हो गए? 5 और 3 8 और 1 9। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 1 प्लस 3 प्लस 5, 5 के बाद कितना आएगा? 7। जोड़ेंगे तो देखो 7 और 3 10 और 5 15 और 1 16। 16 किसका है? 4 का स्क्वायर। फिर आगे करेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। 16 और 9 कितने हो गए? 25। 25 25 किसका है? 5 का स्क्वायर। इससे आपने क्या देखा? क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने पर क्या आ रहा है? संख्या वर्ग संख्या है यदि कोई संख्या वर्ग संख्या है। क्या है? वर्ग संख्या है तो यदि कोई संख्या वर्ग संख्या है तो वह एक से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं क्रमागत विषम संख्याओं का योग है। हमने यही तो देखा। देखो एक का एक और 2, 1 2 फिर अपनी आ गई क्या? सम संख्या विषम संख्या, फिर आई 3। कितने आ गए? 4। इस प्रकार से हमने लिखा। अब देखो अगर इस प्रकार से अगर संख्याएं हैं तो 25 को देखें। 25 अपनी पूर्ण वर्ग संख्या है ना, अभी हमने निकाला। तो 25 का तो हमें पता चल गया कितना आ गया? 1 3 5 7 और 9 पूर्ण वर्ग संख्या कह दे। 38 का पता करते हैं। एग्जाम्पल ले किसका? 38 का, कि 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। पता करें कि वर्ग संख्या है या नहीं। वर्ग संख्या है या नहीं, इसका पता करें। इसका कैसे पता करें? सबसे पहले क्या लें? 38 1 से प्रारंभ होनी चाहिए, तो 1 घटा दो पहले। 38 में से 1 गया तो कितने बच गए? 37।
फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, 37 में से फिर कितने घटाएंगे, दूसरी विषम संख्या कौन सी आती है, 3, 3 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 37 में से 3 गए तो 34। फिर देखो अब आगे करेंगे, 34 में से कितने निकालेंगे, 3 के बाद कितने आते हैं, 5, 3 के बाद कितने आते हैं 5, तो कितने बच गए 29, कितने बच गए 29। फिर 29 में से कितने बाकी करेंगे, 5 के बाद 7, तो कितने आ जाएंगे 22, कितने आ जाएंगे 22। फिर अगर 22 में से आगे 9 आएंगे, 22 में से 9 गए तो 22 में से 9 गए तो कितने बच जाएंगे 13, और फिर 13 में से 9 के बाद कितने आएंगे 11, 9 में से 11 गए तो कितने बच गए 2। और देखो अब 2 में से कितने निकालेंगे बाकी, 2 में से बाकी करेंगे कितने 13, तो कितने बच जाएंगे माइनस के 11, जो कि एक जीरो आते तो हम कह देते पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन ये कौन सी संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि अगर माइनस की संख्या आ गई तो विषम संख्याओं का योग बचा ही नहीं। अगर विषम संख्याओं का योग होता तो यहाँ कितने बचते, लास्ट में 0 बचते। कुछ बात समझ में आई। आगे देखें और एग्जाम्पल लें तो कह दूं मैं, 121 का तो पता है, 49 का लें, एक पूर्ण वर्ग संख्या का लेके देखें। देखो 49 का ले, 49 का, 49 वर्ग संख्या है या नहीं, ऐसे लिख लेते, वर्ग संख्या, वर्ग संख्या है या नहीं, इसी की बात कर रहे थे। तो 49 में देखो पहले क्या करेंगे, एक घटाएंगे, 49 में से एक घटाएंगे तो कितने बच गए 48। फिर 48 में से कितने घटाएंगे 3, 48 में से 3 गए तो कितने बच गए 45। फिर 45 में से कितने घटाएं, 3 के बाद कितने आते हैं 5, कितने बच गए 40। फिर 40 में से कितने जाएंगे 7, कितने बच गए 33। आगे 33 में से कितने गए, अब देखो 9 का जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 के बाद में होते हैं, 33 में से 9 गए तो कितने बच गए, कितने 24। अब देखो 24 में से कितने जाएंगे, 9 के बाद में 11, 11 गए तो 13 बच गए। अब देखो 13 में से 13 गए तो कितने बचेंगे, 13 माइनस 13, 0, 0 आ गए। इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, या एक ये वर्ग संख्या है। 49 एक वर्ग संख्या, वर्ग संख्या है, क्या है, एक वर्ग संख्या है। आगे देखेंगे हम, अगला नियम कहें, चौथा नियम, 4 नंबर का नियम है अपना, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। क्रमागत, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्या आपको बताई गई है पहले, अगर जिसे नहीं पता है वो मेरी पहली क्लास देखे, उसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, उन सभी के बारे में बताया गया है। जैसे मैं कहूँ 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। मैं 9 को कैसे कैसे लिख सकता हूँ, 4 और 5, 9 क्रमागत ही है, और हमने क्रमागत की बात की है। देखो ये कैसे कैसे बना हुआ है, 3 के स्क्वायर प्लस 1 कर दे तो कितने आएंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 10/2 ये आ जाएगा। और 1 करे 3 का स्क्वायर माइनस 1/2, तो अब आ जाएगा। इन्हें हल करके देखें तो यहाँ करते हैं इसको, ये हो गया कितना 9 माइनस 1/2, 9 माइनस 1/2 कितना होगा, 9 में से 1 गया तो 8, 8/2 कितना हो गया 4, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 4 आ गया। अगला देखें इसको, तो ये हो गया कितना 9 प्लस 1/2, कितना आ गया देखो 9 और 1 कितना हो गया 10/2, काटेंगे तो कितना आ गया 5 आ गया।
देखो लेकिन ये जो नियम है प्राकृत संख्याओं का योग की क्रमागत की, वो सिर्फ विषम संख्याओं में ही लगता है। 5 का स्क्वायर देखिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 किस किस का होगा, कैसे पता करें? हमने देखा कि 5 के स्क्वायर माइनस 1/2 कर दे, तो ये तो कितना आ गया देखो, 50 25 25 माइनस 1 24, 24 हो गया। 24/2 कितना हो गया? 24 12, और एक करें हम स्क्वायर प्लस 1/2, तब कितना हो जाएगा? 25 प्लस 1/2 कितना हो गया? 26/2, यानी कि कितना आ गया? 13। 13 बार चला जाएगा, यानी कि जो 5 का स्क्वायर है वो किस किस की संख्या के बराबर? 12 प्लस 13 के बराबर हो गया। तो इसके लिए क्या लिखेंगे अब? या लिखें किसी किसी भी विषम किसी भी विषम किसी भी विषम किसी भी विषम संख्या के किसी भी विषम संख्या के वर्ग को वर्ग को वर्ग को दो क्रमागत क्रमागत प्राकृत क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक कहते हैं या प्राकृत संख्या कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्या वही तो होती है प्राकृत संख्या, ये मैंने लिखवाई रखी है। पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त व्यक्त कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं ना। और देखते हैं, देखें, जैसे मैं कहूँ 21 लें, एक विषम संख्या है। एग्जाम्पल लें किसका? 21 का स्क्वायर। हमें पता है 21 का स्क्वायर कितना होगा? 21 का स्क्वायर 441, तो 21 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 141 माइनस 1/2 कितना हो गया? 440/2 कितना आ जाएगा? 220। और दूसरा करें 21 का स्क्वायर प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा? 21 का वही 441 प्लस 1/2 कितना हो गया? 442/2, तो ये कितना हो गया? 400, ये 221। देखो दोनों को जोड़ेगी तो आ रहे हैं क्या? दोनों को जोड़ के देखो, देखे 220 प्लस 221 क्रमागत संख्याएं हैं, इनको जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 441। जोड़ के देखो यही आ रहे हैं क्या? यही आएंगे ना। अगला देखेंगे, पांचवा नियम, दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, सॉरी, इसमें लिखेंगे दो क्रमागत सम या विषम सम या विषम प्राकृत संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का गुणनफल देखो कैसे। जैसे मैं कहूँ कोई भी संख्या ले सकते हैं, इसमें 11 गुणा 13 ले, 11 गुणा 13, वही दोनों विषम संख्या हैं। 11 गुणा 13 लेंगे तो कितने आ जाएंगे? कितने आएंगे? देखो 143। या क्या आपको ये किसी का वर्ग संख्या दिख रही है क्या? नहीं। अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं तो 143 प्लस 1 कर दूं तो कितना हो जाएगा? 144। ये किसका है? 12 का। यानी कि ये जो गुणा है वो किसका हो गया? 12 का स्क्वायर माइनस 1।
क्योंकि हमने एक जोड़ा ही तो है इसमें, एक जोड़ने पर ही तो दिखाई दिया। यानी कि मैं कह सकता हूँ, इसको लिखूँ तो इसमें से एक कम है ना, देखो 12 में से एक कम, तो मैं कहूँ 12 में से एक कम, 12 माइनस एक, यही है ना। और ये 12 में से एक जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, 12 प्लस एक दिख रहा है, तो ये हो गया 12 प्लस एक, यही तो है। ये तो हो गया अपना 11, ये हो गया कितना 13। ये किसके बराबर आ गया, 12 का स्क्वायर माइनस एक। हमने एक पहले एक समीकरण पढ़ रखा है, ए स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर या बी का स्क्वायर कह दें, बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इस प्रकार से हमने पढ़ रखा है। ये बस उसी नियम पे आधारित है। जैसे और कह दूं, और ले कोई संख्या, 13 गुणा 14 ले ले, 13 गुणा 15, तो ये कितना देखो, 14 में से एक, हम देखो इन दोनों के बीच की जो संख्या है वो ले लो, 14 माइनस एक दिख रहा है आपको, और ये कितना दिख रहा है, 14 प्लस एक है। अब हमें पता है कि क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर माइनस एक। 14 का स्क्वायर कितना होगा, हमने सीखा है 196, और 196 से में से एक कम कर देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 195। देखो गुणा करना भी आसान हो गया। एक और संख्या लें हम, जैसे मैं कह दूँ 44 गुणा 46। देखो इन दोनों के बीच की संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, 45, तो 45 से एक तो कम होगा, 45 माइनस एक है, और ये कितना है, 45 प्लस एक है ना। देखो 46, 45 और एक 46, 45 में से एक गए तो 44, ये कितना हो जाएगा, 45 का स्क्वायर माइनस एक। हमें लिख रखा है 45 का स्क्वायर कितना होगा, 2025 माइनस एक। 2025 में से एक गया तो कितना हो गया, 2024, कितना आ जाएगा, 2024। ये आज के हमारे कुछ प्रश्न थे, जो कुछ रोचक नियम थे इसके वर्ग और वर्गमूल के। कल हम कुछ और प्रश्न करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।